गुड इवनिंग ऑल। हेलो। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में ये देखा था हमने कि आज का एटमॉस्फेयर कितना होता है। एटमॉस्फेयर का जो लेवल्स होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। नीचे से याद रखना है आपको, सीक्वेंस वाइज। ना पहले ये क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मतलब बाइक, कार वगैरह जो चलाते हैं उनसे एमिट नहीं होता है। कौन सा चीज़? सर बी। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो इसका है सी एफ सी। सी एफ सी कहाँ रहता है? सी एफ सी एक ग्रीन हाउस गैस है, जी एच जी, ग्रीन हाउस गैस। तुमने टर्म सुना है ना, ग्रीन हाउस गैस। यस सर। हाँ, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, हमारा जो आज का टेम्परेचर, मतलब आज का जो ये जो एटमोसफियर है ना, इनमें टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये एक मतलब एक सर्टेन लिमिट तक तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आज का अगर कुछ एक टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आइस एज में चला जाएगा। सारा सब कुछ बर्फ़ में ढक जाएगा, पानी कम हो जाएगा, पानी जम जाएगा, लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, सारे फ्रोजन फॉर्म में चला जाएगा। तो इनके लिए थोड़ा तो टेम्परेचर, मतलब इनका ज़रूरत होता है, ये ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करता है, ये कांच का जो परत जैसा होता है ना, उसी तरह सूरज की किरणों को मतलब ब्लॉक करके रख देता है। वो आ तो सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए रिफ्लेक्ट होकर, अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर किरणें वो गर्म रखता है हमारा एनवायरनमेंट को। तो ये तो पॉजिटिव साइड है, लेकिन ये अगर ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इसका इफेक्ट है। बर्फ़ पिघल जाएगा, नदी वगैरह सब सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा, समुंदर का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका नेगेटिव साइड है। तो वो ग्रीन हाउस गैस में के अंडर आता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बाइक वगैरह से एमिट नहीं होता, या फिर एरोप्लेन ये सब से एमिट नहीं होता सीएफसी। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। हेलो। यस सर। नेक्स्ट देखो, फॉग और स्मॉग क्या होता है। फॉग मतलब जो विंटर में हम लोग देखते हैं ना, सुबह सुबह यस सर। कोहरा जो बोलते हैं जिसको, तो बोलते हैं फॉग। और स्मॉग क्या हो गया? स्मॉग मतलब फॉग के साथ अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिक्सअप हो जाए तो उसको बोलेंगे यस स्मॉग। स्मॉग कहाँ पे दिखता है? दिल्ली, या फिर तुम, दिल्ली। हाँ, जो न्यूयॉर्क वगैरह जो ज्यादा हाईली डेवलप्ड, पोल्यूशन जहाँ होता हाँ है। जो हाईली डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे ये स्मॉग दिखता है। या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है जहाँ पे, जैसे कि बानपुर वगैरह में अगर कोई जाओगे तो देख सकोगे, देखने को मिलेगा उधर। तो और भी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है उनमें देखने को मिलेगा। तो उसको बोलते हैं स्मॉग। फॉग तो नेचुरल चीज़ है, स्मॉग नेचुरल नहीं है। स्मॉग हमारा ह्यूमंस का जो जो क्या बोलते हैं, नेचर को लेके मिसबिहेव हम लोग करते हैं, मिसयूज करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स का या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का, उनके वजह से स्मॉग होता है। इनसे लंग कैंसर, आँख जलना, ये सब चीज़ें होता है स्मॉग से। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन का एक कॉज मतलब इफेक्ट है स्मॉग। देखो, वेज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हम अपना एनवायरनमेंट जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट या फिर कंजर्व कर सकते हैं। जब शॉपिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, इको फ्रेंडली बैग यूज़ करो, जूट बैग, कागज़ का बैग, ना कि प्लास्टिक बैग। ठीक है, ज्वाइन एज मेनी एज ट्री प्लांटेशन ट्रिप एज यू कैन, ट्री प्लांट करो, जैसे कि अभी कर रहा है ना सदगुरु,
देखना मिट्टी को प्रिजर्व कर रहा है। मतलब सबसे हीट पे वही है अभी जो अ, मतलब एक अच्छा लेवल पे अगर कोई कर रहा है तो। या फिर एक केरला का एक आदमी है, कर्नाटक का एक आदमी है, सॉरी कर्नाटक का, उनको तो ट्री मैन ऑफ इंडिया बोला गया, पद्मश्री भी दिया गया उसको, अगर नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके तरह काम करो। एक पॉसिबल ट्राई कारपूलिंग टू वर्क, बिजनेस प्रेजेंटेशन इवेंट, मतलब कुछ एजेंडाज वगैरह चलाओ, लोगों को एजुकेट करो, ये सब ठीक है। रिड्यूस एमिशन फ्रॉम कार्स बाय वॉकिंग और साइकिलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग के थ्रू कार का जो एमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको रिड्यूस कर सकते हो आप। और एक चीज़ कर सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट बहुत कम होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि पर पर्सन अगर कार्बन एमिशन देखें हम, तो जो पर्सनल कार पर्सनल बाइक यूज़ करते हो उनमें ज़्यादा होता है ना, रेदर देन वो बस ट्रेन ये सब बड़ा व्हीकल से। छोटा व्हीकल में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। फिर यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो हो गया। सेंड योर ड्रिंकिंग वाटर्स पेपर, बैटरीज यूज्ड, मतलब ये रिसाइकल करने के लिए बोल रहा है, बॉटल्स पेपर, यूज्ड ऑयल, ओल्ड बैटरीज, इन सब चीज़ों को ऐसे ही मतलब सड़क पे फेंक मत दो। डू नॉट pour chemicals and waste oil onto the ground into drain leading bodies of water, मतलब जो वाटर बॉडीज है उनमें कोई केमिकल्स वगैरह स्पिल मत करो, वाटर ऑयल स्पिल मत करो, या फिर नाली वगैरह में मत, उनका भी प्रॉपर चैनल रहता है उनको भी डिस्पोज करने के लिए, तो वो सब यूज़ करो वो सब चैनल। जब भी पॉसिबल हो बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकेबल वेस्ट को मतलब यूज़ करो। रिसाइकेबल जो वेस्ट होता है उनको यूज़ करो, जैसे कि कुछ वेस्ट होता है ना, ऐसे कि कुछ प्लास्टिक्स होता है देखना कि उनमें कुछ प्लास्टिक्स होता है देखना उनमें, मतलब कुछ ही साल में या फिर कुछ ही क्या बोलते हैं 10-20 साल में वो डिग्रेड हो जाता है, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, तो उनको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। उन सब चीज़ों को यूज़ करो। या फिर देखना कुछ में रिसाइकल, ऐसा एक टाइप का रिसाइकल का लोगो रहता है, ऐसा टाइप का रिसाइकल का ट्रायंगुलर लोगो रहता है बॉटल्स वगैरह में। उन सब चीज़ों को यूज़ करो, ना कि जिन जो नॉन रिसाइकलेबल है उनको। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मीट यू ईट, और इवन बेटर बिकम वेजिटेरियन। ये पता है क्यों बोल रहा है? हमारा जो डाइट है, डाइट शेड्यूल, डाइट चार्ट है, उनसे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है पता है? किसी को पता है? देखो, जो हम लोग नॉन वेजिटेरियंस है, जितना हम भी, मतलब हम जितने भी नॉन वेजिटेरियंस है, नॉन वेज डाइट को लेने के बाद जो हमारा एक्सक्रीट होता है ना, जो हम एक्सक्रीट करते हैं, उनसे मीथेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। मीथेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, और मीथेन मीथेन का कंटेंट ज़्यादा मिलना मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ये तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सोचो, हमारा पॉपुलेशन 8 कितना होगा, 800 बिलियन होगा ना, हमारा पॉपुलेशन शायद 800 बिलियन है वर्ल्ड का। अब उनमें से 50% भी इतना कंज्यूम करे, मतलब मीट कंज्यूम करे, सोचो मतलब हफ्ता में 1 या 2 बार, 1 या 2 दिन फिश हो सके, मीट हो सके, एग हो सके, कुछ भी ये सब कंज्यूम करे, तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट का मीथेन मतलब हम छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो यही बोलना चाह रहा है। बेटर है जो, देखो अगर शेर कुत्ते को तो तुम वो क्या बोलते हैं, खीरा वगैरह या फिर वेज डाइट पनीर वगैरह तो नहीं खिला सकते हो। हम खा सकते हैं ना, हम उनसे हैबिचुएटेड है। तो बेटर होगा कि हम ही उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो तो उनके लिए नेचुरल डाइट है, शेर के लिए तो मांस खाना नेचुरल डाइट है, हमारे लिए वो नेचुरल डाइट नहीं है। हम जब खाते थे तब हम प्रिमिटिव मेंस थे, गुफा में रहते थे, तब कच्चा चीज़ खाते थे, कच्चा मतलब मांस वगैरह खाते थे। अब वैसा सिचुएशन नहीं रहा है ना, तो हम उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। देन हाउ डू ह्यूमंस डिस्ट्रॉय एनवायरनमेंट? बाय पॉल्यूटिंग। पॉल्यूशन कितना, मतलब बहुत सारा टाइप्स का पॉल्यूशन होता है ना? क्या क्या पॉल्यूशन होता है? क्या क्या पॉल्यूशन होता है, बताओ जरा। हेलो। हाँ, किससे एक बार? पॉल्यूशन कितना टाइप्स का होता है, क्या क्या हो सकता है?
एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हाँ, थर्मल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन हो सकता है, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर नॉन वेज डाइट अभी बताया, नॉन वेज डाइट अभी बताया क्या है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पता है क्यों हो रहा है। एक तो वेब्स जो होता है ना, जो हमें दिखता नहीं है, वो वेब्स, वेब्स बहुत खराब है। वेब्स हर वेव नहीं, लाइट भी एक वेव है। जो आप मतलब मोबाइल की स्क्रीन से देख रहे हो, कुछ लैपटॉप की स्क्रीन से देख रहे हो, या फिर अपना आपका रूम पे ट्यूब लाइट, कोई भी लाइट है, उन चीज़ों को देख सकते हो, लाइट भी एक वेव ही है। लेकिन हम जिस वेव की बात कर रहे हैं, जैसे जो एक्सरे में यूज़ होता है, जो और भी चीज़ें, मान लो फ्रीक्वेंसीज, जो अ, जो मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, वो बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है ना। वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो उन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रह के, जितना हो सके। या फिर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाओ जिससे ये सारे जो इफेक्ट है वो कम कर सकते हैं। इनसे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। एक तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबसे इसको मेन चीज़ बोल सकते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब कैंसर। हमारा जो नॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, उनसे अगर एबनॉर्मली वो सेल ग्रो करने जाए तो एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा, उन्हीं को कैंसर बोलते हैं हम। अब कैंसर कहीं भी हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, हमारा पेट का किसी ऑर्गन पे हो सकता है, स्टोमक पे हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है, वो बोन पे हो सकता है, ब्लड पे हो सकता है। तो उन चीज़ों को कौन प्रोमोट करता है, टेक्नोलॉजिकल जो वेब्स होता है, वो बहुत अच्छे से उसको प्रोमोट करता है, ठीक है। और इनसे टेक्नोलॉजिकल जो हार्डवेयर्स है, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात है। जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है हमारा वर्ल्ड। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो हार्डवेयर होता है, उनका मेन कंपोनेंट होता है प्लास्टिक। टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर कभी भी लोहा वगैरह से बनता नहीं है, कभी भी नहीं बनता। इनका मतलब 90% मान लो प्लास्टिक ही यूज़ होता है। अब वेरियस टाइप का उसका भी ग्रेड है, लेकिन ओवरऑल वो प्लास्टिक ही होता है। अब उनको जब मान लो कि 10 साल एक मॉनिटर यूज़ कर लिए, 3 4 साल एक फ़ोन यूज़ कर लिए, उनके बाद क्या करते हो, फेंक ही देते हो, कूड़ा में दे देते हो, या फिर सेकेंड हैंड बेच देते हो। तो उनका अल्टीमेटली वो कहाँ ही जा रहा है, सड़क पे ही गिरा रहता है वो। सीम वगैरह निकल के सड़क पे ही गिरा रहता है अल्टीमेटली। स्क्रैप करके उनको फिर एनर्जी बनाना, वो बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही उनका उनका परसेंटेज देखना 0.01% है। उनसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ क्या होता है। और उनसे उनका जो चिपसेट वगैरह होता है, सिलिकॉन चिपसेट वगैरह, ये अगर मतलब एक टाइम के बाद बहुत एक हार्मफुल इफेक्ट देता है एनवायरनमेंट पे। सिलिकॉन वैसे तो एक नेचुरल कंपोनेंट है, लेकिन यूज़ होने के बाद वो केमिकल, कुछ रिएक्शंस होने के बाद वो ख़राब हो जाता है चीज़ें, जैसे बैटरीज में केमिकल रिएक्शन के बाद वो ख़राब हो जाता है, वैसे ही। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे काट दोगे तो क्या होगा। एक तो सॉइल पोल्यूशन होगा, क्योंकि सॉइल इरोशन होगा, उनमें से मिट्टी धंस जाएगा। पहाड़ों पे लैंडस्लाइड्स आता है। या तो क्या होगा, बाढ़ बहुत आ जाएगा, फ्लड्स। या फिर या तो बारिश मतलब बाढ़ आ जाएगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, बारिश ना होने को क्या बोलते हैं, फ्लड। और जो भी हो मतलब बारिश कम होना, वो भी हो सकता है, मतलब पानी का शॉर्टेज, वो भी एक होगा। क्योंकि जो ये पेड़ वगैरह है, वो प्रॉपर रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस होता है, वो उनमें पार्टिसिपेट करता है। ग्राउंड वाटर को ग्राउंड वाटर को ऊपर यूज़ करने में, फिर उनको नीचे भेजने में, ये सब जो साइकिल होता है। तो मतलब एक पेड़ का बहुत बड़ा, पेड़ का बहुत काम होता है, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिसाइकिल करना, ये सब चीज़ें। फिर एक्सेस यूज़ ऑफ कमोडिटीज़, मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर लोगे तो मिस यूज़ बोलते हैं उसको। एब्यूज़, मिस यूज़ कुछ भी बोल लो, उसको मिस यूज़ बोल दो। तो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन ही हो गया। हाँ, इसीलिए फूड वगैरह में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वाटर, पावर, पेट्रोलियम, ये सब को अगर वेस्ट करोगे तो मतलब मान लो कि आपको बाइक से तेल भरा के आपको 5 किलोमीटर ही जाना है कहीं पे, तो आप इधर उधर घूम के 6 7 किलोमीटर चले गए। उनसे आपको क्या हुआ, मतलब शायद आपको खुशी हुआ, या फिर बाइक चलाने को मिला, कार चलाने को मिला, लेकिन एनवायरनमेंट पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, क्योंकि एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है। सिमिलरली वाटर,
जितना वाटर पानी चाहिए उतना यूज़ करो, जितना पावर चाहिए जितना टाइम तक आप रूम पे हो उतना ही टाइम स्विच ऑन करके रखो, बाकी टाइम लाइट ऑफ कर दो। नाउ इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, पॉजिटिव कुछ इफेक्ट्स है, ठीक है इनका। एस एंड द सॉइल फर्टिलिटी फॉर फार्मिंग, मतलब जो वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है ना, उनसे जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल निकलता है उनमें बहुत ज़्यादा कोर, अर्थ का कोर का कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है उनमें, कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स रहता है। तो वो क्या करता है, वो ऊपर आ जाता है डस्ट के थ्रू, और जब वो डस्ट मिट्टी में बैठता है तो उनसे वो न्यूट्रिएंट भी मिट्टी, मतलब न्यूट्रिएंट का क्वालिटी भी मिट्टी में आ जाता है, तो मिट्टी थोड़ा उपजाऊ हो जाता है। ये पॉजिटिव है। न्यू मटेरियल में बी डिस्कवर्ड, मतलब कोई फ्यूजन हो गया या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, उनसे हमको कुछ नया मटेरियल मिल सकते हैं उनसे। ऐसे करके बहुत सारा पत्थर वगैरह नया नया टाइप का वो डिस्कवर हुआ है, बहुत सारा पत्थर मेटल डिस्कवर हुआ है। फिर प्रोमोट्स टूरिज्म, ये देखना बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उन वो टूरिस्ट के लिए, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जापान वगैरह में है, बहुत सारा आइलैंड्स है जापान वगैरह में, और भी है यूरोप में भी है। तो बहुत सारे आइलैंड्स है वो मतलब टूरिस्ट को इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि लाइव वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है वहाँ पर। फिर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस, रिसर्च और एजुकेशन कर सकते हैं, जियोलॉजी जियोग्राफी से रिलेटेड। जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जो जियो मतलब हमारा जो अर्थ है उसको जियो बोलते हैं, थर्मल मतलब हीट। तो वो जो नीचे से जो हीट आ रहा है ना, उस हीट को भी हम काम में ला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। फिर लॉस ऑफ लाइफ, आग वगैरह लग जाता है, टेम्परेचर आसपास का बढ़ जाता है, अगर पानी का आसपास हो तो पैसिफिक ओशन वगैरह में जो है उनमें क्या है वो मेरीन लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। फिर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब इकोनॉमिक लॉस होता है सिंपली, अगर किसी के ऊपर मतलब लावा वगैरह गिर जाए, कोई खेत के ऊपर या फिर कोई किसी का घर वगैरह के ऊपर आ जाए तो वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर एयर पोल्यूशन, ऐसे स्मोक गैसेस एसिड रेन ये सब होता है। इसका सबसे बैड इफेक्ट होता है एसिड रेन, ठीक है ना, इसका सबसे बैड इफेक्ट होता है, मतलब ये ऐसे स्मोक ये सब तो मतलब 2-3 दिन तक चलता है, पूरा रात 2-3 दिन तक रात ही रहता है पूरा, इतना आसमान पे मतलब वो ऐसे बिछड़ जाता है, तो उनके लिए सनलाइट आ नहीं पाता है ग्राउंड तक। वो तो 2 या 3 दिन का इफेक्ट है, लेकिन ये जो एसिड रेन का इफेक्ट ये सालों तक चलता है, 1 साल 2 साल तक चलता है इनका इफेक्ट। और तुम आसपास का कोई पानी भी नहीं पी पाओगे, वाटर बॉडीज तो पूरा पॉल्यूट कर देता है ऐसा, ठीक है, फिर वाटर पॉल्यूशन भी होता है। फिर लहर्स, मड फ्लोस विथ वाटर, मतलब जो वाटर है ना उनमें वो एसिड्स वगैरह भी मिक्स हो जाता है, तो वाटर फ्रीली फ्लो नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उनमें मड्स वगैरह आ जाता है, मिट्टी और वो छोटा छोटा पत्थर वगैरह आता है, तो वाटर को कंसंट्रेट हाईली कंसंट्रेट बना देता है, तो उनमें से जैम होता है, कुछ ब्रिज वगैरह स्ट्रक्चर है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सब, ठीक है। फिर अर्थक्वेक्स, वो जब ब्लास्ट होता है ना, वॉल्केनिक इरेक्शन जब ब्लास्ट होता है तो अर्थक्वेक आता है। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एरिया, मतलब जो लोकल एरिया है उनमें टेम्परेचर राइज होता है, और ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं, बहुत थोड़ा ज़्यादा ही राइज हो जाता है टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल से 6-7 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अब सोचो विंटर में किसी जगह पे 10 डिग्री रहता है, तो वहाँ पर अचानक से 16 17 18 ऐसा हो जाए अचानक से 1-2 दिन में, तो कितना बड़ा हाई राइज है वो। और इनसे आदमी तो सह लेता है, या तो एसी या फिर रूम हीटर से काम चला लेता है ठंडा या गर्मी में, लेकिन सोचो नेचुरल बर्ड्स एनिमल्स उनका क्या होता है, उनका तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एन कैप। एन कैप मतलब कार वाला नहीं, एक ग्लोबल जी एन कैप होता है ना, जी एन कैप होता है। जी एन कैप का काम क्या होता है, कार का सेफ्टी मेजर करना, ग्लोबल एन कैप रेटिंग 5 स्टार 4 स्टार ऐसा, वो एन कैप नहीं है, ठीक है, उनसे कंफ्यूज मत होना, उनसे कंफ्यूज मत होना। ये एनकेफ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब आया था, 2018 में मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया था, ठीक है। अब मिनिस्ट्री में ही वो मई 17 मई को कमेंसमेंट किया गया था इसको, 17 मई को, ठीक है, 2018 का। क्लियर है, तो ये याद रखना, इसका डेट आता है एन कैप का, ठीक है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब इसका काम क्या था, देखो। इसका काम था, देखो, एफिशिएंट डेटा, मतलब वो जो एयर पोल्यूशन वगैरह है, इनके बारे में एफिशिएंट डेटा रखना, हर सिटी, हर एरिया, हर डेमोग्राफी के रिलेटेड। एफिशिएंट मतलब इंडिया रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। तो हर जगह का डेटा वगैरह रखना एनकैप का काम है। और कौन सा क्या क्या मिटिगेशंस ले सकते हैं, मिटिगेशंस मतलब प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं ना, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या है, मतलब बोलते हैं ना, एक वर्ड है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेल्थ में एक वर्ड है, हेल्थ एजुकेशन में। हाँ। Yes, प्रिवेंशन मतलब क्या है, पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस लेके रख लो ताकि वो डिजीज हमें ना हो। दवाई खाने से अच्छा है कि कुछ पहले से ही कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स लेके रख लो ताकि वो चीज़ें हमें ना हो, मतलब ना फेस करना पड़े। जैसे कि कोविड का वैक्सीन लगा लो ताकि कोविड 19 हमें ना हो, तो ये हो गया प्रिवेंशन। अब मिटिगेशन का मतलब क्या है, मिटिगेशन मतलब हो गया है तो उसको कैसे क्योर करोगे आप, उसको बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है। तो उन चीज़ सारी चीज़ों को ड्राफ्ट करना, बनाना, उनका एक प्रोसेस करना, उनका लिस्ट बनाना, देख रेख करना, उनका लिस्ट बनाना, देख रेख करना, ये सब चीज़ें होते हैं, ये सब चीज़ें इसका मोटो है या ऑब्जेक्टिव्स है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब देखो, इट्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग हैविंग फिजिबल मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रिवेंशन। फिजिबल मतलब जो पॉसिबल है, जो हमारे हाथ में है, जो कर सकते हैं हम लोग, फिजिबिलिटी। रिसर्च पे एक टर्म होता है ना, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिजिबल मतलब क्या है कि जो हम कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, देख मतलब उसको करना ग्राउंड लेवल पे भी, वो सब भी इसका काम है, एनकैप का, ठीक है। तो एनकैप का काम समझ में आया, और कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2018, 17 मई। क्लियर। ना देखो, AQI, AQI का बहुत सारा ऐप होता है, देखना कंप्यूटर लैपटॉप में दिखाता है होम स्क्रीन पे। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। वॉज लॉन्च्ड इन द यार, ये याद मतलब 17 सितंबर सितंबर, उतना याद रखने की जरूरत नहीं, 2014 में लॉन्च हुआ था, ये याद रखना, 2014 में, ठीक है, अंडर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये भी 2014 पे ही लॉन्च हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट ही लाया था पहली बार, ठीक है। और वो इसका एक मोटो भी है स्वच्छ भारत अभियान का, वो भी आता है एग्जाम में, याद नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में बोल दूंगा। तो ये स्वच्छ भारत अभियान ये सब लाया था, ठीक है। तो इनका जो रेडर है, इनका जो रेडर है वो कवर करता है 240 सिटीज़, याद रखना, ये स्टेटमेंट पे आ जाता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप का होता है ना, उनमें आता है। 240 सिटीज़ इनका इसको मॉनिटर करता है, और इनका मॉनिटरिंग स्टेशंस है 342 से ज़्यादा, मोर देन 342, ठीक है। इनका मॉनिटरिंग स्टेशन है, 240 सिटीज़ को कवर करता है, मॉनिटरिंग स्टेशन है 342 से ज़्यादा, मतलब 242 342 ऐसा करके याद रख सकते हो। अब इनका जो नॉर्म्स है, AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक तो ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB के अंडर आता है, ठीक है। CPCB SPCB कल बोला था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। SPCB मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये CPCB के वजह से ही शांति निकेतन में पोस्ट मेला बंद हो गया, पता है, इसके वजह से ही। तो जो भी हो, तो CPCB के अंडर आता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 सिटीज़ को मेजर करता है, मॉनिटर करता है, और इसका मॉनिटरिंग स्टेशन है 342, मोर देन 342। अब इनका देखो, इनका जो स्केल है AQI मेजर करने का, मतलब किस जगह का एयर अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये सारी चीज़ें सिक्स सिक्स स्केल पे बांटा गया है। तो उसका जो नॉर्म्स है वो 6 स्केल के बांटा गया है। एक है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पोर, वेरी पोर एंड सीवियर। इनका कलर भी आ जाता है, इनका जो कलर है ना, कलर कोड, गुड का है ग्रीन, मॉडरेट का है येलो, अनहेल्दी का ऑरेंज, फिर आता है रेड। अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, मतलब जिसका थोड़ा हेल्थ इशू है उनका, तो उनका है ऑरेंज, फिर रेड, फिर उसको ब्लू बोल सकते हैं, फिर वायलेट सबसे खराब, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। और ये
रेंज, रेंज भी आता है, सबका नहीं, मॉडरेट और गुड का याद रखना, और सब खराब वाला का, मतलब किसके ऊपर जाएगा तो खराब है, ये याद रखना 301, ये तो इजी है। और मॉडरेट और गुड वाला याद रखना है, 0 to 50, 51 से 100, 50 का डिफरेंस है, हर में 50 का डिफरेंस है, कुछ वैसा कुछ मतलब चीज़ नहीं है, हर में 50 का डिफरेंस है, इनमें सिर्फ 100 का, और इनमें ये तो छोड़ी छोड़ी दो, 300, 301 से मतलब 300 का ऊपर जितना भी है वो खराब है, सबसे खराब है, ठीक है। और ये टर्म भी याद रखना, हैजार्डियस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको, अनहेल्दी बोलते हैं, वेली अनहेल्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये टर्म भी याद रखना, ये टर्म से ही क्वेश्चन आता है, मतलब एकदम टू द पॉइंट, ठीक है, क्लियर। ये याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है, थोड़ा मतलब वो ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं है इनमें पूरा, ये यूनिट और जो है एक क्या नाम है, हेल्थ हायर एजुकेशन, वो वाला मोस्टली याद रखने वाला है। अब देखो इनका फुल फॉर्म, सफ़र, याद रखना, इंडिया का फर्स्ट AQI इंडेक्स बनाने वाला चीज़ है सफ़र, सिस्टम फॉर ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, बोलते हैं सफ़र, सफ़र का फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। सफ़र इनिशियली 10 सिटीज़ में है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद रखना कि सफ़र में, सफ़र का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया का फर्स्ट AQI मेज़र करने वाला, इसको बोल सकते हैं सिस्टम बोल सकते हैं, सफ़र, SAFAR, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है बस। अब जो AQI मेज़र होता है ना, AQI ये हर चीज़ को मेज़र नहीं करता, इनका कुछ पैरामीटर्स रहता है, जैसे आपने रिसर्च किया हो ना, डिजर्टेशन आई थिंक सबने किया है मास्टर्स पे, या फिर कोई PhD कर रहे हो तो PhD पे कर रहे हो कोई, या फिर किसी ने रिसर्च प्रोजेक्ट लेके रखा है तो उनमें डिजर्टेशन में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स होता है ना, हम थोड़ी ना फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चीज़ें मेज़र कर रहे हैं, मतलब सारे फिजियोलॉजिकल चीज़ों को मेज़र कर देंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है, हम क्या करते हैं कुछ सिलेक्टेड वेरिएबल्स को लेते हैं, तो ऐसे ही AQI का कुछ सिलेक्टेड वेरिएबल्स है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको ही ये मेज़र करते हैं, उनका नंबर है देखो कितना, ये भी याद रखने वाला चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 चीज़ों को मेज़र करता है वो, ठीक है, 8 चीज़ों को मेज़र करता है, और इनके बेसिस पे ही वो नॉर्म बनाता है, जो गुड मॉडरेट वाला जो है ना, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, हैजर्डियस, इन चीज़ों को ये 8 पॉल्यूटेंट के बेसिस पे ही मेज़र करके करता है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, 5 6 ऑप्शन दिया रहता है, इनमें से कौन सा नहीं होता है, मतलब AQI मेज़र करने वाला चीज़ कौन सा होता है, और कंफ्यूज लोग इसमें होता है PM, जो पार्टिकुलेट मैटर है, PM का, PM का दो ही चीज़ है देखो, PM10 एंड PM2.5, ये याद रखना, PM10 एंड PM2.5, इन दोनों चीज़ों को मतलब PM के अंडर इन दोनों चीज़ों को मेज़र करता है, PM3 5 6 11 ऐसा 12, ये सब को ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन उनको मेज़र नहीं करता है, मतलब उनको कंसिडर नहीं करता है ये सिर्फ PM10 एंड 2.5 को कंसिडर करता है, और किसको, NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, देखो ओजोन ये हार्मफुल है, ठीक है, ओजोन, फिर एमोनिया एंड PB मतलब लेड, लेड को, लेड को मतलब कंसिडर करता है एज ए हैजार्डियस पॉल्यूटेंट, तभी AQI में आता है, ठीक है, इसीलिए लेड को, लेड बेस्ड फूड को बैन किया गया था कुछ सालों पहले, और वो मैगी में पाया गया था लेड का कंटेंट ज़्यादा, लेड का कंटेंट ज़्यादा होने से हमारा न्यूरोलॉजिकल जितना एक्टिविटीज़ होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रोसेस ब्रेन का जो भी एक्टिविटीज़ होता है, नर्व का एक्टिविटीज़, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना ये चीज़ें, ये 8 जो है, देखो AQI से वो जो 6 स्केल है वो याद रखना है, 6 स्केल में गुड और सेटिस्फैक्ट्री वाला, जो गुड है एंड सेटिस्फैक्ट्री है, इसको भी याद रखना है, और क्या याद रखना है, गुड और सेटिस्फैक्ट्री का जो मतलब क्वांटिटी बोल सकते हो, या फिर उसका रेंज, रेंज बोल सकते हो, उस रेंज को याद रखना है, और कलर्स को, सबका कलर्स याद रखना है, कलर्स कुछ उतना टफ नहीं है, ग्रीन मतलब सबसे अच्छा और वायलेट मतलब सबसे खराब, ठीक है। और ये 8 जो कंपोनेंट है इनसे क्वेश्चन आता ही है,
ये 8 जो कंपोनेंट है इनसे। ठीक है, क्लियर है। यस। ना सीपीसीबी तो बोल दिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, इसका जस्ट फुल फॉर्म जरूरी होता है और कुछ नहीं। ना इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी आउटडोर, ये तो आउटडोर का एयर क्वालिटी मेजर करता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन वैसे इंडोर का एयर क्वालिटी भी क्लियर रखना, मतलब क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अभी देखना एयर प्यूरीफायर वगैरह निकल रहा है, LG, MI, ये सब का। तो इंडोर एयर क्वालिटी जब आपका अंदर का एनवायरनमेंट ख़राब हो, या फिर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हो जिसमें आपका प्रॉपर ऑक्सीजन का चैनलाइजेशन किया नहीं गया है, मतलब वेंटिलेटर्स वगैरह नहीं है, या फिर कुछ क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा कुछ मटेरियल से आपका घर बना है जिससे अंदर बहुत हीट आ जाता है, और आपका एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है रूम पे। तो इन सब चीज़ों के, या फिर आप रूम पे कुकिंग वगैरह करते हो, एक छोटा सा रूम है उन्हीं पे आप रहते हो, उन्हीं पे कुकिंग करते हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडोर का एयर क्वालिटी पोर हो जाता है। इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नाउ ये वाला क्वेश्चन करो। देखो अभी बताया ना, 8 कंपोनेंट्स था, वेरिएबल्स का एग्जांपल दिया, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ये रिसेंटली वर्ड डाल के इन्होंने थोड़ा मतलब हाई फाई करने की कोशिश किया क्वेश्चन को, लेकिन है वही सिंपल, मतलब थोड़ा करंट अफेयर टाइप का फील देने की कोशिश किया, लेकिन है सिंपल। कोशिश करो। CFC. C. वेरी गुड। सी सी। Ozoन. CFC कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो था ही। फाइन पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो PM था ना, PM10 एंड PM2.5। 2.5। हाँ ये दो था, ये दो आता है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के कुछ नहीं आता, ये दोनों ही आता है सिर्फ, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर में। फिर ओजोन, ये तो है ही, बैड ओजोन। गुड ओजोन रहता है स्ट्रेटोस्फियर पे। फिर CFC, यही बचता है, ठीक है। CFC AQI में नहीं आता है, याद रखना, CFC AQI में नहीं आता है। CFC का सोर्सेज वगैरह दूसरा है, उनका मिटिगेशंस वगैरह दूसरा है। ये इनके साथ मिक्सअप मत कर देना, ठीक है। ये भी खराब है लेकिन इनसे मिक्स मत कर देना। ना देखो, वाटर पोल्यूशन ये था, एयर पोल्यूशन इसके पहले था एयर पोल्यूशन। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से किसी का कुछ डाउट्स वगैरह है? किसी का कुछ डाउट्स, क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस? नहीं है? ओके, पढ़ना फिर, अगर कुछ डाउट्स है तो उसके बाद बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब जो हमारा वाटर है उसको जो जो चीज़ पोल्यूट करता है, पोल्यूशन को कैसे रोके, कैसे पोल्यूशन हो जाता है, किन किन चीज़ों की वजह से हो जाता है, उन उसको ही, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे एयर पोल्यूशन में पढ़ा एयर रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन में वाटर रिलेटेड। तो देखो, वाटर पोल्यूशन का कॉजेज, रॉ सीवेज रनिंग इनटू लेक और स्ट्रीम, मतलब रॉ सीवेज मतलब हमारा घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उनसे अगर डायरेक्टली लेक्स या फिर नदी वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में अगर मिक्सअप हो जाए तो रॉ सीवेज, उस मतलब उससे वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर ग्राउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाए तो वो भी होता है। रेडिएशन, रेडिएशन स्पिल, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, तो मतलब हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था ना, लिटिल मैन और फैट बॉय, तो उनसे वाटर भी उसका पोल्यूट हो गया था। ठीक है। इलीगल डंपिंग ऑफ सब्सटेंस आइटम विद इन बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब वाटर बॉडीज में आप अपना कूड़ा वगैरह अगर डंप करने लगोगे तो उनसे भी वाटर बॉडीज का पोल्यूशन आएगा। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन सच एज बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हुआ तो भी वो खराब है।
उनसे बहुत सारा चीज़ें मतलब बहुत सारे डिजीजेस फैलता है, जैसे डायरिया, कॉलेरा, ये सब चीज़ें। ठीक है। फार्म रन ऑफ इनटू नियर बाई बॉडीज ऑफ वाटर। फार्म रन ऑफ मतलब जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, वो एग्जांपल दिया था ना, वो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया, वो पेस्टिसाइड रन ऑफ होके तालाब वगैरह में चला गया मानसून पे, तो उसको फार्म फार्म रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है। The pollution of water occurs when substances that will modify the water in negative fashion are discharged in it. वाटर में डिस्चार्ज होना वही सिंपल बात है कि कुछ हार्मफुल चीज़ें अगर वाटर में मिक्सअप हो जाए। वाटर पोल्यूशन इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, हेवी मेटल्स, केमिकल वेस्ट, ये सब अगर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइफ स्टॉक ऑपरेशंस, ये सब अगर मिक्सअप हो जाए वाटर में तो भी होता है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस huge amount of waste which contains toxic chemicals and pollutants। ठीक है। तो इनमें क्या क्या आता है, लेड, सीसा, मार्करी, सल्फर, एस्बेस्टॉस, नाइट्रेट्स, मेनी अदर हार्मफुल केमिकल्स, ये सब अगर मिक्सअप हो जाए तो भी वाटर पोल्यूशन होता है। द फ्रेश द गार्बेज प्रोड्यूस बाय ईच हाउस होल्ड, वो पेपर, एल्यूमिनियम, रबर, गैस, प्लास्टिक, फूड का कुछ आइटम हो गया, कुछ छिलका हो गया आलू प्याज का, ये सब भी मतलब डेंजरस है वो भी चीज़ें। ठीक है ना। हर चीज़ का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, बोलने का मतलब यही है। कुछ भी, अब प्लास्टिक हो, कांच हो, खाने का कुछ सामान हो, कुछ भी है, अलग अलग से उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल में होगा, रहेगा। तो ये तो मतलब बेसिक सा ये बच्चों वाला चीज़ है, इनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ आता नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए था ये। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब इसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉइंट, एक होता है नॉन नॉन पॉइंट। मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो, पॉइंट का क्या बोल रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स आर द पोल्यूटेंट्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस वुड एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर, मतलब सिंगल सोर्स से वाटर बॉडीज में मिक्सअप हो रहा है। अब नॉन पॉइंट में क्या होता है, मल्टीपल सोर्स से आके एक जगह पे मिक्सअप हो रहा है, एक पहुंच रही है। और चारटे तो पड़े का प्रैक्टिस है मेरे को बोल वाला। हैंड रेज कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन था? गलती से टच हो गया सर। ओके। देखो, तो पॉइंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से, एक ही कोई पॉइंट से जो वाटर बॉडीज है इनमें उनका जो पॉल्यूटेंट्स है वो मिक्सअप हो रहा है। अब नॉन पॉइंट का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, वेरियस जगह से ऐसे 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 करके कलेक्ट होके वो एक जगह पे मिक्सअप होता है, इसको बोलते हैं नॉन पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, देखो पॉइंट का, फैक्ट्रीज से पानी डायरेक्टली यहाँ पर गिर रहा है, जो वेसल्स है, जहाज वगैरह जो है, वो उनसे पानी डायरेक्टली मिक्सअप हो रहा है, उससे पॉइंट हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूट कर रहा है वाटर को। लेकिन नॉन पॉइंट क्या है, देखो रोड से, रोड पे कार चल रहा है, अब वो चीज़ें उनका कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो इफेक्ट कर रहा है एयर को। एयर से क्या हो रहा है, मान लो एसिड एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन, वो एसिड रेन हो गया तो एसिड रेन से पूरा जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है वो भी लेके आया। सारी चीज़, दो तीन चीज़ मिलके, फिर डेवलपमेंटल जो रोड्स वगैरह है उनसे भी चीज़ लेके, सिटीज़ का भी जो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रेनेज वगैरह है उनसे कलेक्ट होके सारे चीज़ एक साथ मिल रहा है, इनको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। मतलब कोई ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा लार्ज स्केल में जो मिक्सअप होके एक जगह पे मिलता मिलके पोल्यूशन कर फैलाता है, उनको बोलता है नॉन पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स मतलब पॉइंट होता है पर्टिकुलर की, जैसे फैक्ट्रीज, वेसल्स, ऐसा टाइप का। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है। ठीक है। फिर सीवेज एंड वाटर वेस्ट, सीवेज मतलब जो हमारा घर का जो ड्रेनेज वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसको सीवेज वाटर वेस्ट बोलते हैं। तो इनका
मतलब इनको इनको पढ़ लेना, इनको सिंपल चीज़ ही है, कुछ उतना खास नहीं है। माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी पानी का वो होता है कि वहाँ से भी पानी निकलता है। माइनिंग जहाँ पे होता है देखना, वहाँ से पानी का फ्लो निकलता है, ग्राउंड वाटर का फ्लो निकलता है। तो वो क्या होता है, वो माइनिंग में जो जो चीज़ें मेटल्स वगैरह या फिर कुछ केमिकल्स यूज़ होता है माइनिंग करने के लिए, तो उन चीज़ों को धुल के भी वो ऊपर ला देता है। तो उसके लिए वाटर पोल्यूशन होता है। फिर मरीन डंपिंग मतलब जो वेस्ट वगैरह है वो कहीं पे तो फेंकना है, तो क्या कर देता है, मरीन पे डंप करता है। बहुत जो हम जिसको प्रोग्रेसिव कंट्रीज बोलते हैं, सोकल प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक गल्फ कंट्रीज, दुबई वगैरह, उनका भी सिस्टमेटिक वे में मरीन डंपिंग किया जाता है। मतलब उन उतना एक अच्छा माने जाने वाले एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज भी ऐसा मतलब करते हैं। डार्क सीक्रेट्स। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज मतलब मान लो जो ऑयल्स वगैरह होता है ना, पेट्रोलियम्स वगैरह, वो एक साइड एक देश से दूसरे देश, जैसे गल्फ कंट्रीज से हमारे यहाँ पे आते हैं, और वेनेजुएला से आते हैं, रसिया से आता है ऑयल। तो वो ऑयल मान लो कि बीच में समुंदर में कहीं पे गिर गया, या फिर उस जहाज का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, वो ऑयल पूरा स्पिल हो जाएगा। तो ऑयल तो ऐसा चीज़ नहीं है मिट्टी जैसा कि नीचे डंप हो जाएगा। ऑयल फैल जाएगा ऊपर, पूरा जो लेयर है उस पे मतलब लेयर पे फ्लोट करेगा। अब लेयर पे फ्लोट करने से क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगा तो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स ग्रो नहीं कर पाएगा मछली। उस न्यूट्रिएंट्स मतलब वो पेड़ पौधों को, समुद्र के नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खा के जिंदा नहीं रह सकता। अब मान लो कि कुछ सी ईगल्स होता है, मतलब जो पंछी होता है ना समुंदर पे, देखना, किंग फिशर की तरह, थोड़ा बड़ा साइज का, सफ़ेद सफ़ेद सीगल्स बोलते हैं। तो वो अगर मतलब मान लो कि गोता लगाए पानी के अंदर, समुंदर के अंदर गोता लगे, तो उनके पंख पे वो ऑयल चिपक जाता है, तो वो उड़ नहीं पाता है, वो मतलब डूब के ही मर जाता है वहीं पे। तो कितना सारा हार्मफुल इफेक्ट है इनका। तो ऐसा इंसिडेंट हो भी चुका है बहुत। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा ऑयल स्पिल, ऑयल लीकेज बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं एक्सन वेल्टेज, ठीक है। ये नाम याद रखना, ये अलास्का का रीफ में हुआ था, मतलब अलास्का के सीशोर पे हुआ था। और इसका देखो इम्पैक्ट कितना बड़ा था। इसका जो ऑयल जो स्पिल हुआ था, ये 2100 किलोमीटर तक गया था। 2100 किलोमीटर, सोच रहे हो 2100 किलोमीटर कितना बड़ा होता है। इंडिया का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है पता है किसी को, इंडिया का कोस्ट लाइन? किसी को पता है? 7000 ऐसा कुछ है, ठीक है, 7000 किलोमीटर। और मान लो इंडिया का जो इतना बड़ा नीचे का कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा नीचे का पूरा कोस्ट लाइन है, तो मान लो इतना पोर्शन अगर ऑयल से ढक जाए, इतना पोर्शन पूरा गुजरात से लेकर पूरा एकदम साउथ इंडिया तक, मान लो आधा साउथ इंडिया तक अगर ऑयल, पूरा ऑयल स्पिल हो जाए, तो कितना मतलब कितना ख़राब चीज़ है सोचो। एनवायरनमेंट के लिए तो है ही, वहाँ का इकोनॉमी के लिए, मतलब जो लोकल इकोनॉमीज वगैरह है उनके लिए भी कितना ख़राब है। तो ये इंसिडेंट याद रखना, ठीक है। तो सोचो ऑयल स्पिल से कितना बैड इफेक्ट पड़ता है, ये याद रखना। एक्सन वेल्टेज, ठीक है, अलास्का में हुआ था। डेट भी याद रखना है, 1989 पे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसका। फिर बर्निंग फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा होगा। अब उससे क्या क्या हो सकता है, हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का वो बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और जो तो ऑयल वाटर का जो क्वालिटी है वो भी कमेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ग्लेशियर्स वगैरह है उनका भी मतलब ज़्यादा ही मेल्ट हो जाएगा कुछ, जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से ना होकर ज़्यादा होगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो वो सिंपल रैन ऑफ होके उसमें जाएगा, पॉन्ड वगैरह में, वाटर बॉडीज़ में। लीकेज फ्रॉम सीवर लाइन मतलब जो सैनिटरी जो पाइप्स होता है उनसे अगर लीक होके किसी वाटर बॉडीज में आए, तो वो रॉ एकदम चीज़ मिक्सअप हो रहा है, ख़राब होगा पानी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ख़राब होगा ही, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो एसिड रेन वगैरह वो सब होता है, ठीक है। एसिड रेन से वाटर का
उस जगह का एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा मतलब एसिडिक कर देता है, पीएच लेवल उसका एसिडिक हो जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट से एक रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर जो एनर्जी का सोर्सेस है उनका, न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे बनता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वहाँ का जो मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो बचा हुआ जो एकदम यूजलेस प्रोडक्ट होता है, वो बहुत सेफ्टी की मतलब सेफ्टी मेजर्स को लेकर एक प्रॉपर एक ग्राउंड होता है, उनमें प्रॉपर एक लेवल तक गड्ढा खोदा जाता है, बहुत प्रोसेस होता है, उनमें डंप किया जाता है। वो चीज़ अगर आप मान लो कि ऐसे ही पानी में फेंक दोगे, कितना ख़राब चीज़ है। अर्बन डेवलपमेंट की वजह से पॉन्ड को क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी भर देते हैं उनमें। ठीक है, पॉन्ड को मिट्टी भर देते हैं। लीकेज फ्रॉम लैंडफिल, लैंडफिल्स आर, लैंडफिल मतलब वही कुछ अगर मतलब लैंड को फिल करोगे, उनसे अगर कोई लीकेज वगैरह हुआ तो उसको लीकेज फ्रॉम लैंडफिल बोलोगे, तो ये भी खतर मतलब खराब है। एनिमल वेस्ट, पिकल्स वगैरह, पिकल पार्टिकल्स अगर डायरेक्टली मिक्सअप होगा तो उस एनिमल का जो मतलब अंदर बैक्टीरियाज वगैरह वायरस वगैरह है वो पानी में आ जाएगा, ओपन चैनल मिल जाएगा, किसी और को भी इन्फेक्ट कर देगा। ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, कुछ अगर अंडरग्राउंड कुछ स्टोरेज है मान लो, अंदर पाइप वगैरह कुछ है, उनसे कुछ तेल वगैरह गैसेस या फिर कुछ ऐसे ही कुछ केमिकल अगर उनमें से उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो अगर लीक कर जाए तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर को भी वो पॉल्यूट कर देगा, है ना। देखो, वाटर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, फ्यूल्स, वेस्ट फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स, ये सब ऑर्गेनिक फैक्टर्स। सड़ जाएगा तो वो पानी खराब हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में तो सारा मेटल्स वगैरह ये सब चीज़ें, केमिकल्स वो सब आएगा, एमोनिया वगैरह ये सब, वो इनऑर्गेनिक फैक्टर। ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, यूट्रोफिकेशन, याद रखना है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये क्या है देखो, इज व्हेन अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली एनरिच्ड विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स that induce excessive growth of plants and algae. This process may result in oxygen depletion of the water body. देखो एक इमेज दिया हुआ है, ऐसा देखा है तालाब, तालाब वगैरह ऐसा टाइप का देखा ही होगा शायद, ऐसा टाइप का तालाब। तो ये यूट्रोफिकेशन बुक की वजह से होता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन मतलब मान लो इस तालाब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रॉपर मतलब इन सारे पेड़ पौधे इनको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, उन सारे न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यूट्रोफिकेशन। देखो, ऑक्सीजन डिप्लीशन, फिर हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया हमारा फिजियोलॉजी में भी टर्म है, देखना है हाइपोक्सिया, 4 तरह का हाइपोक्सिया होता है। तो ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन क्या है, द रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मतलब हमारा हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं ना, नोज के थ्रू हमारा लंग्स में जाता है, फिर लंग्स क्या करता है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। लेकिन तो मछली वगैरह के लिए तो ये प्रोसेस नहीं है। मछली क्या करता है, पानी डायरेक्ट पी लेता है, मुंह से देखना पानी पी लेता है। अब उनका कुछ जिसको बोलते हैं फुल्का, फुल्का के थ्रू क्या करता है, वो हमारे जो लंग्स, लंग में जो काम होता है वो उनका फुल्का में होता है। वो फुल्का में क्या होता है कि पानी पास आउट होता है, मतलब बह जाता है उनमें, और पानी में जो ऑक्सीजन था वो कैच कर लेता है, वो चीज़, वो फिन कैच कर लेता है। अब वो ऑक्सीजन कैच करके पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो अगर मान लो कि पानी वो पी रहा है लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं है, पानी वो पी रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, हम अगर सांस ले रहे हैं लेकिन जो जहाँ पे सांस ले रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, सर चकराएगा, वॉमिटिंग आएगा,
शायद सेंसलेस हो जाए या फिर मर सकते हैं, तो उनका भी वही सिचुएशन होगा, है ना। तो ये होता है ऑक्सीजन डिप्लीशन। जो जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उनका मतलब कंसंट्रेशन में घट जाना, उनका क्वांटिटी या फिर उनका डेंसिटी घट जाना, तो होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन ना। बीओडी बहुत कॉमन एंड पॉपुलर टर्म है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब होता है, देखो ऐसा तालाब देखो, ऐसा तालाब, पॉन्ड, या फिर जहाँ पे हाँ हाँ। बहुत कम, मतलब बहुत जिसका जिस नदी का फ्लो बहुत स्लो होता है, उनमें भी होता है, कॉर्नर्स वगैरह में जम जाता है। इनके कारण क्या होता है, एक तो सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ सकता है, नीचे तक पहुंच नहीं सकता, ये एक डिसएडवांटेज है। और एक क्या है, इन ये क्या होता है, ये बहुत सेल्फिश टाइप का प्लांट है, ये ना बहुत सेल्फिश टाइप का प्लांट है। एक तो गंदा कर देता है, मतलब वाटर का जो फ्रेश होने का एक ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो ख़राब कर देता है, पूरा डिस्टर्ब कर देता है। और क्या करता है, जो मछली वगैरह के लिए पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, उनको ये अपना काम में यूज़ कर लेता है। तो मछली का ऑक्सीजन क्या हो गया, मछली या फिर जो पानी के नीचे जो पेड़ होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है, कुछ केकड़ा या फिर केचुआ कछुआ होता है, उनका उनके लिए जो चाहिए था वो तो इन्होंने ले लिया सब, तो वो सब मर गए। तो क्या हो गया, उनके लिए एक ऑक्सीजन का डिमांड क्रिएट कर दिया, मछली वगैरह के लिए एक डिमांड क्रिएट कर दिया। डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है पानी, है ना, ऑक्सीजन का जो डिमांड है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी टर्म को, इसी को बोलते हैं एक थोड़ा टरिश लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, समझ में आया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, क्लियर, समझ में आया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हेलो, हेलो। है तो दार्शनिक तो। हाँ, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हो गया, ठीक है, जितना भी जो डिमांड क्रिएट होता है ना इन पेड़ पौधों के वजह से, ये तो अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है, और बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर जाता है ये सब। तो वो डिमांड को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मान लो बीओडी हो चुका है, ठीक है, एक डिमांड क्रिएट हो चुका है। अब इनको बीओडी से नॉर्मल जो डिमांड है उनको मीट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है बढ़ाने के लिए, उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उन चीज़ को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब मान लो बीओडी हो चुका है ना, एक तालाब में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दिख चुका है कि फिश वगैरह मर रहा है, जो नीचे वाला पौधा है, पेड़ पौधा है, वो मर रहा है, सिर्फ यही वाटर, क्या बोलते हैं इसको, हाइडेन, वाटर हाइडेन ऐसा कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, कोचुरी बना को। तो इस ये चीज़ें बढ़ गया है, अमाउंट में बढ़ गया है। तो मान लो कि इसको आपने साफ भी कर दिया, इसको आपने साफ भी कर दिया, फिर भी पानी तो कुछ टाइम तक तो रहेगा वैसे। तो उनको जो उनका जो सफिशिएंट एक मतलब एनवायरनमेंट है, उनको क्रिएट करने में जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो डिमांड को बोलते हैं, मतलब वो गैप को, वो जो गैप क्रिएट हो गया ना, उन गैप को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कितना ऑक्सीजन ऐड करने से वो पहले जैसे स्थिति बन पाएगा, या फिर एक अनपॉल्यूटेड एक वाटर होगा, और या फिर बोल सकते हो फेवरेबल फॉर द लोकल हैबिटेट्स, मतलब मछली वगैरह के लिए होगा, तो उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बीओडी सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिप्लेशन और यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, देखो सिंपली समझो चीज़ को, ये जो चीज़ ग्रो किया, ये जो चीज़ ग्रो किया ना, या फिर मान लो ये चीज़ें ग्रो किया, ये जो चीज़ें ग्रो किया, इसको बोलेंगे हम, ये मतलब ये दिख रहा है ना, इसको यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इनके वजह से जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो गया, सो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होने को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन डिप्लेशन। अब ऑक्सीजन डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया पानी में, तो क्या हो गया, एक डिमांड क्रिएट हो गया, मछली बहुत परेशान हो रहा है, या फिर उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन या फिर खाना नहीं मिल रहा है, इनको बोलेंगे क्या, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो डिमांड क्रिएट हुआ एक, है ना, नेचुरल एक डिमांड क्रिएट हुआ, इसको बोलेंगे बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
अब इस डिमांड को अगर मीट करने के लिए हमें जितना ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, ये गैप को फुलफिल करने के लिए, उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? चार टॉपिक मतलब चार चीज, चार कंसेप्ट क्लियर है? हेलो? यस सर। बायोमैग्निफिकेशन तो पता है, बोला था कल को। छोटा से अगर बड़े में, बड़े बॉडी में वो अगर मैग्नीफाई हो जाए कोई एक मतलब पॉल्यूटेंट, तो उसको बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। उसको एक स्मॉल एनिमल से लार्ज एनिमल तक ट्रांसफर होना। क्वेश्चन करो। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। याद रखना। कौन जल्दी? सीवेज, ऑर्गेनिक सीवेज। हाँ सीवेज ही है ऑर्गेनिक। वो फिकल मैटर्स ये सब आता है, हमारे यूरिन्स वगैरह आता है, इसीलिए सीवेज। ठीक। तो क्या रन ऑफ नहीं होगा एग्रीकल्चर रन ऑफ, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में क्या यूज़ कर दिया? केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट वगैरह यूज़ कर दिया, केमिकल चीज़ है वो। ठीक है, तो सीवेज एफ्लुएंट। अब देखो हेवी मेटल्स क्या है। व्हाट आर हेवी मेटल्स? अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट, हेवी मेटल को मतलब किसको हम हेवी मेटल बोलेंगे ना, जो जिसका डेंसिटी 5 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से। वाटर से 5 टाइम्स ज़्यादा है जिसका डेंसिटी, उसको बोलेंगे हम हेवी मेटल्स। ठीक है। सबका एक डेंसिटी होता है ना। डेंसिटी पता है किसको डेंसिटी क्या बोलते हैं, मतलब किसको बोलते हैं? घनत्व। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सही बात। मान लो ये कोई एक मटेरियल है, ये कोई और एक मटेरियल है, इनमें इनका पार्टिकल्स मतलब मान लो ऐसा 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 है, और इनका इनका ऐसा 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 कुछ है। इनमें जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी है, और उस जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा है पर एरिया के हिसाब से उसका वेट भी उतना ज़्यादा होगा। लोहा का वेट ज़्यादा है ना, कॉटन से ज़्यादा है। 1 किलो कॉटन और 1 किलो मतलब सॉरी 1 किलो कॉटन नहीं, मान मान लो कि छोटा सा एक कॉटन का बॉक्स, और उतना ही एरिया मान लो ले रहा है कोई एक लोहा का बॉक्स, कोई नीट लोहा, आयरन। तो किनका वेट ज़्यादा होगा? लोहा का ही। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उनका डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कितना कंसेंट्रेशन में वो है, वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रहा है, उनको बोलेंगे डेंसिटी। तो किसी चीज़ का अगर डेंसिटी, किसी मेटल का ही डेंसिटी अगर वाटर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हेवी मेटल्स। अब हेवी मेटल्स का देखो एग्जांपल, कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकेल, सिलीनियम, आर्सेनिक, जिंक, मरकरी, लेड, पेस्टिसाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, कैडमियम, साइनाइड। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब सारी चीज़ें, ये जो हेवी मेटल्स है, ये तो एक सर्टेन लिमिट तक तो सही है। कुछ कुछ जैसे कि आर्सेनिक बिल्कुल भी सही नहीं है, मरकरी बिल्कुल भी सही नहीं है, लेड ये सब सही नहीं है, पेस्टिसाइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, कैडमियम, साइनाइड, तो साइनाइड तो जहर है, ये तो छोड़ी दो। ठीक है, ये सब तो सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि कॉपर सही है। ठीक है, थोड़ा अमाउंट पे कॉपर की बोतल पे पानी पीता है देखना बहुत सारे लोग, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। पेट की प्रॉब्लम से ये होता है, किडनी वगैरह, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। क्रोमियम बहुत मतलब बहुत, एक क्रोमियम तो बहुत कम क्वांटिटी में, फेरस, एफी ये भी बहुत कम क्वांटिटी में, मैग्नीशियम ये भी। ठीक है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा मतलब एक परमिशेबल अमाउंट पे आप पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? एक तो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन फेलियर तो होगा ही, और उसके ऊपर बहुत जो मतलब सीवियर जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किडनी फेलियर होगा, क्योंकि आपका किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन मतलब उसको छाट नहीं पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा चीज़ों को, और कर करके अगर कर भी देगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। लोड पड़ने की वजह से उसका फेलियर होगा, मतलब ऑर्गन फेलियर होगा किडनी का। ठीक है। तो ये हो गया हैवी मेटल्स। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर करेंगे। ठीक है। ओके।
किसी का कुछ क्वेरीज वगैरह है तो बताओ, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से कुछ किसी का है तो बताओ।